गेहूं में पहली यूरिया के साथ ये चीज़ डालेंगे तो आएंगे कल्ले ही कल्ले, होगा ज़बरदस्त फुटाव, अच्छी हरियाली देखने को मिलेगी। कई बार हम कुछ चीज़ें करते हैं फ़ायदा करती है, कई बार हम कुछ चीज़ें करते हैं तो सही से काम नहीं करती है, बहुत सारी वजह हो सकती है। फ़िलहाल हम यहाँ पे यूरिया के साथ हमें क्या डालना चाहिए, आज हम यही आपको बताएंगे। और कैसे आप गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो किसान साथियों आप अवश्य देखिएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तभी आपको सही और पूरी जानकारी मिल पाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम यूरिया खाद की ही करते हैं। अभी जो हमारी किसान साथियों की गेहूं की फसल होगी, जिन्होंने समय पे बुआई किया होगा, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, मतलब 40 या 45 दिन तक हो गई होगी। तो यहाँ पे ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले पहली यूरिया के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, दूसरी यूरिया के बारे में भी हम आपको बताएंगे। मतलब यहाँ पे हम अंत तक आपको जानकारी दे देंगे ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। तो यहाँ पे वैसे तो हम यूरिया बुआई के समय भी कुछ मात्रा में डालते हैं, जिसकी हम चर्चा आज नहीं करेंगे। बुआई के समय बहुत सी जगह पे यूरिया न डालने की भी सिफारिश की जाती है, तो वो तो अब बुआई वाला समय तो अब चला ही गया है। हालांकि हमारे बहुत सारे किसान साथी पिछेती गेहूं भी लगाते हैं, तो पिछेती गेहूं के ऊपर हमने पहले से ही वीडियो डाल दिया है कि उसमें कौन कौन सी खादें कब कब देना चाहिए। पिछेती गेहूं हम दिसंबर से लेके और लगभग आप 10 जनवरी तक आप इसकी बुआई करते हैं, 15 जनवरी तक बुआई करते हैं। तो यहाँ पे हम पिछेती गेहूं की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम उन किसान साथियों की बात करते हैं जो अब पहली यूरिया डालने वाले हैं या फिर डाल चुके भी हैं, तो बाद में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको यह भी रखना है कि अभी 2-4 दिन तक, अभी मतलब 2-4 दिन पहले बरसात हुई है लगभग सभी जगह पे, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत ही कम बरसात हुई है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि क्या बरसात के पानी के सहारे हम सिंचाई को आगे कर सकते हैं। अब ये आपकी मिट्टी पे, ये आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपके फसल के हिसाब से ये निर्भर करता है। अगर आपके वहाँ पे अच्छी खासी बरसात हो गई है, अगर आपको लगता है कि हाँ मिट्टी में अच्छी से नमी हो गई है जितना पहला पानी लगाने के बाद होता है, तो आपको पहला पानी नहीं लगाना है, तब आप दूसरा पानी जब लगाते हैं तब लगाइएगा। लेकिन अब कई मतलब सभी जगह पे तो एक समान बरसात होती नहीं है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। लेकिन अगर आपके वहाँ पे बरसात हुई है, लेकिन अब बीच की स्थिति में ना तो बहुत ज़्यादा हुई है ना ही बहुत कम बरसात हुई है, तो ऐसे में आप आधी यूरिया, जो आप पहले पानी पे यूरिया 40 से 45 किलो देने वाले थे, उसकी आधी मात्रा आप अभी डाल दीजिए। और कुछ दिन के बाद जब फिर से आपका गेहूं जो है पानी लगाने योग्य हो जाएगा, तो वही आधी बची हुई मात्रा का इस्तेमाल आप कर दीजिएगा, तभी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ पे बहुत ही हल्की बरसात हुई है, वहाँ पे आप 1-2 दिन आगे पीछे सिंचाई करके खादों का प्रयोग करिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, बहुत से किसान साथी इस विषय पे चर्चा करते हैं, ये चर्चा का विषय भी है कि हमें जो यूरिया हम डालते हैं अपने गेहूं में, हमें पानी लगाने के पहले देना होता है या पानी लगाने के यानी सिंचाई के पहले डालें या सिंचाई के बाद। अब यूरिया आपको पता ही होगा, जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं, जो अभी बाज़ार में आपको मिलती है, नीम लेपित यूरिया मिलती है, और जब आप इसका इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो यहाँ पे केवल अधिकतम 40 या 45 या बहुत ज़्यादा अगर लग गया तो 50, तो 20% से लेके और 50% तक आपके पौधे यूरिया में से नाइट्रोजन ग्रहण कर पाते हैं। बाकी मात्रा ख़राब हो जाती है, इधर उधर वेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो 50% मैंने बताया, 50% बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपके पौधे यूज कर पाएंगे। अन्यथा आप मान के चलिए औसतन 35 से 40% ही आपके पौधे, जितना भी आप यूरिया डालते हैं यानी एक कट्टा डालते हैं, तो उसका लगभग मान के चलिए 35% या 40% ही आपके पौधे उपयोग कर पाते हैं। बाकी की मात्रा यानी आधे से ज़्यादा मात्रा बेकार हो जाती है। अब ये जो बेकार हो जाती है, इसको आप कुछ हद तक बचा भी सकते हैं। अब यूरिया बेकार होने की मतलब ख़राब होने की मुख्य 2-3 वजह हो सकती है। एक तो बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, वहाँ पे डालते हैं तो यूरिया थोड़ी सी मात्रा में बेकार हो जाती है। तो हालांकि गेहूं में ये समस्या नहीं आती है, धान में ये समस्या ज़्यादा आती है। लेकिन हालांकि जो किसान साथी नहर से सिंचाई करते हैं, वहाँ पे पानी भरा रहता है, वहाँ पे अगर आप डाल देते हैं तो ये समस्या वहाँ पे आ सकती है। अब दूसरा होता है लिंचिंग हो जाना, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। लिंचिंग के द्वारा आपकी यूरिया काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। तो लिंचिंग से बचने के लिए सीधा सीधा बहुत ही आसान उपाय होता है, पहले सिंचाई बाद में खादों का इस्तेमाल। तो पहले आपको सिंचाई करना है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है, तो ही आप यूरिया में लिंचिंग जो होता है, हालांकि होगा तब भी, लेकिन कम मात्रा में होगा। अब लिंचिंग कहाँ पे ज़्यादा होता है, जो हमारी हल्की मिट्टी होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, जो बलुई मिट्टी होती है, बालू वाली मिट्टी में
सबसे ज़्यादा जो है लिंचिंग वाली समस्या आती है, क्योंकि वहाँ पे पानी, उस मिट्टी में पानी होल्ड करने की क्षमता, यानी पानी अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। बहुत जल्दी उसमें पानी नीचे चला जाता है। तो जितना जल्दी नीचे पानी जाता है, उतना ही जल्दी पानी के साथ आपकी यूरिया यानी आपका नाइट्रोजन भी नीचे चला जाता है, जो आपके जो मतलब ग्राउंड वाटर है उसमें मिल जाता है, जो हमारे वाटर को भी दूषित करता है, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको सिंचाई के बाद ही यूरिया डालना चाहिए, तब आपको लिंचिंग की समस्या से बच सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे पानी बरस गया है, वहाँ पे भी आप उसके बाद यूरिया डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी मात्रा जान लेते हैं, यूरिया कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना है। तो यूरिया आपको अपने फसल के हिसाब से इस्तेमाल करना है। वैसे औसतन 40 से 45 किलो, यानी 1 कट्टा यूरिया, 1 बैग यूरिया 1 एकड़ खेत में डालना पर्याप्त रहता है। औसतन जो सामान्य वाली वैरायटियाँ होती हैं, अगर कोई अगेती वैरायटी होती है जो आपकी, जैसे DBW कोई वैरायटी है, तो उसमें आप 15 किलो 20 किलो यूरिया बढ़ा के भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो सामान्य वाली किस्में होती हैं, औसतन जो सामान्यतः उत्पादन देती है, उसमें आपको यूरिया 1 बैग आपको पहले पानी के आसपास, मतलब बाद में देना होता है। ये तो बात यूरिया की होगी। अब हम यहाँ पे दूसरे पानी की भी बात कर लेते हैं। दूसरे पानी के बाद भी आपको यूरिया इतनी ही मात्रा में देना होता है, 40 से 45 किलो के आसपास। तो अगर आप अभी दूसरा पानी लगाने वाले हैं, तो 40 से 45 किलो यूरिया आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा चीज़ आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जहाँ पे मिट्टी बहुत हल्की है, यानी जो बलुई मिट्टी है, जो जिस मिट्टी में लिंचिंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे यूरिया, वैसे तो हम यूरिया 3 बार डालते हैं। एक मात्रा बुआई के समय, एक मात्रा पहले पानी पे, एक मात्रा दूसरे पानी पे। बुआई के समय अगर आप DAP डालते हैं तो 20 से 22, यानी आधा आधा बैग आप यूरिया डालते हैं, और पहले और दूसरे पानी पे एक एक बैग यूरिया डालते हैं। अब ये जो एक एक बैग यूरिया है, ये अगर कोई अगेती वैरायटी है, तो यहाँ पे लगभग ये मात्रा जो है 15-20 किलो हर बैग के साथ आपको बढ़ा के उपयोग करना है। तो यहाँ पे मान सकते हैं औसतन 2.5 से 3 बैग हम अपने संपूर्ण फसल अवधि में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हल्की मिट्टी वाले खेत होते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको यूरिया 4-5 भागों में बांट के डालना है। मतलब हर 10 दिन 12 दिन के बाद आपको यूरिया डालते रहना है, जिससे लिंचिंग से आप बच सकते हैं। लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी आपको इस्तेमाल करना है। तो ये तो आसान तरीका आप अपना सकते हैं। किसान साथी, अब हम जानते हैं कि हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। यूरिया तो आपने जान लिया। अब यूरिया के साथ हम 2-3 चीज़ें तो इस्तेमाल ही करते हैं, लगभग मैं अपने सभी वीडियो में आपको बताता हूँ। यूरिया के साथ आपको डालना है जिंक, साथ में डालना है सल्फर। जिंक 33% वाला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 5 से 7 किलो इस्तेमाल करिए। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो लगभग आपको 8 से 10 किलो इस्तेमाल करना है। साथ में सल्फ़र मिलाना है। सल्फ़र क्यों मिलाना है? सल्फ़र मिलाने से ये जो लिंचिंग होता है थोड़ा कम होता है। सल्फ़र मिलाने से आपको जो नाइट्रोजन होता है, आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाते हैं। मतलब नाइट्रोजन आपके पौधे को धीरे धीरे लंबे समय तक मिलता है, और सल्फ़र से भी हरापन आता है, पौधे में अच्छे से भोजन बनता है, पौधे की ग्रोथ बढ़वार अच्छे से होती है। सल्फ़र की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता है। तो सल्फ़र 90% वाला 4 किलो या 5 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 दानेदार चीज़ें आपको पहले पानी पे यूरिया के साथ देना है, यूरिया, जिंक और सल्फ़र। इसके साथ साथ दूसरा तरीका आपको छिड़काव का अपनाना है, स्प्रे करना है। तो इस तरीके में मान लीजिए आपने 25 दिन पे यूरिया, जिंक और सल्फ़र डाल दिया, या फिर आपने 26-27 दिन पे यूरिया, जिंक और सल्फ़र डाल दिया, तो उसके लगभग 5 दिन या 6 दिन के बाद आपको एक सागरिका डाल देना है। सागरिका जो आती है, इफ़को कंपनी की आती है, सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना है। 250 ml से 500 ml तक आपको सागरिका डालना है। इसके साथ डालना है NPK 19-19-19। ये 2 चीज़ें अगर आप डालते हैं लगभग 5 या 6 दिन के बाद, जब आप यूरिया डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपकी फसल में अच्छे कल्ले आएंगे, आपकी फसल में अच्छी बढ़वार होगी, आपके पौधे में। अब सागरिका से क्या होता है कि जड़ों का विकास सही से होता है, सागरिका से कल्ले का फुटाव सही से होता है, सागरिका से पौधे अच्छी मात्रा में भोजन अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं, जिससे पौधे का समुचित विकास, हरियाली, ये तमाम चीज़ें। सागरिका में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो फसल के विकास को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। NPK में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है, जिससे पौधे का संपूर्ण विकास, यानी वानस्पतिक विकास, जड़ों का विकास, और आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है। अब इसके साथ अगर आप जिंक जो है मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप NPK और सागरिका के साथ में जो जिंक आती है 12% वाली, जो आती है EDTA जिंक चिलेटेड फॉर्म में, इसका इस्तेमाल 120 ग्राम के आसपास कर सकते हैं। अगर आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। यहाँ पे सागरिका और NPK और जो चिलेटेड जिंक आता है, तीनों को अलग अलग घोलना है। उसके बाद एक टंकी में डाल के आप छिड़काव कर सकते हैं।
इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा किसान साथियों आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी देना है, अब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने बुआई के 25 दिन पे यूरिया डाला और 26 दिन पे आपने इसका इस्तेमाल कर दिया। कम से कम 2-4 दिन का गैप, मतलब 5 दिन का गैप दीजिए, क्योंकि अगर आप लगातार खाद डालते हैं तो पौधे तनाव में चले जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी जानकारी पसंद अवश्य आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर